इससे पिछली वीडियो में हमने एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस किया था और उसकी पहली दो किस्मों यानी एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के मुतालिक पढ़ा था। तो इस वीडियो में अब हम एडवर्ब क्लॉज की चंद दूसरी किस्मों के मुतालिक पढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज की अगली टाइप या किस्म का नाम है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ मैनर स्टेट्स हाउ समथिंग इज डन, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर की मदद से पता चलता है कि किसी भी काम को किस अंदाज में किया गया है। आगे पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ मैनर ऑफन स्टार्ट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी एक एडवर्ब ऑफ मैनर अक्सर इन दिए गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो सकता है। कंजंक्शंस जुमले के दो हिस्सों के दरमियान एक लिंक पैदा करते हैं और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है मददगार। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब हुआ जुमलों के दरमियान पाया जाने वाला मददगार या मुफीद लिंक या फिर रब्त। जैसे कि यहाँ चंद अल्फाज दिए गए हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, एज, लाइक और द वे। अब हम इन मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मिलकर इन जुमलों को पढ़ेंगे। He acts like it is a joke, यानी उसका रवैया इस तरह से है जैसे ये कोई मजाक हो। तो किसी के रवैये या अमल के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो किस तरह का है। तो अमल या रवैये के अंदाज के मुतालिक बात हो रही है। और इस जुमले में like का लफ्ज़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और like it is a joke के अल्फाज मिलकर बनाते हैं एक एडवर्ब ऑफ मैनर। अब अगला जुमला पढ़ते हैं। You talk to me the way a teacher talks to a student, यानी आप मुझसे इस तरह बात करते हो जैसे एक टीचर स्टूडेंट से। तो इस जुमले में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से अल्फाज हैं? ये है the way। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, तो इसका मतलब है द वे के बाद में आने वाले अल्फाज इसके साथ मिलकर बनाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस जुमले में बताया जा रहा है किसी की गुफ्तगू के मुतालिक कि वो किस तरह बात करता है। तो जब किसी अमल के अंदाज के मुतालिक बात होती है तो वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज की अगली किस्म है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और कंपैरिजन। अब इनके मुतालिक मिलकर पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री स्टेट्स टू व्हाट डिग्री समथिंग इज डन और ऑफर्स अ कंपैरिजन, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री की मदद से पता चलता है कि किसी अमल को किस हद तक किया गया है, या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री या कंपैरिजन की मदद से किसी भी अमल का किसी दूसरे अमल के साथ मुकाबला या मुवाजना किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफन स्टार्ट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री अक्सर इन दिए गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो सकते हैं। जैसे कि ये अल्फाज हैं दैन, एज, ब्लैंक एज, यानी इसके दरमियान कोई से भी अल्फाज आ सकते हैं जैसे कि एज लॉन्ग एज या एज स्मार्ट एज। और इसी तरह से ये अगले अल्फाज हैं सो ब्लैंक एज, यानी कि जैसा हम कह सकते हैं सो ब्राइट एज। तो इन अल्फाज की मदद से चीज़ों का मुआवजना या मुकाबला करते वक्त बात को शुरू किया जाता है। अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। ही इज एज स्मार्ट एज ही इज टॉल, यानी वो उतना ही होनहार है जितना वो दराज कद है, यानी जितना वो लंबा है। तो इस जुमले में एज स्मार्ट एज ये अल्फाज क्या हैं? ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इसके बाद में आने वाले अल्फाज के साथ मिलकर ये बन जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब अगली एग्जाम्पल को मिलकर पढ़ते हैं। शी इज नॉट सो ब्राइट एज शी थिंक्स शी इज। तो इस जुमले में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से अल्फाज हैं? बिल्कुल ठीक, सो ब्राइट एज के अल्फाज हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसका मतलब है कि इनके बाद में आने वाले अल्फाज के साथ मिलकर ये बनाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि इस जुमले में ये कहा जा रहा है
कि वो इतनी अक्लमंद नहीं है जितना कि वो खुद को समझती है। तो जितनी वो अक्लमंद है और जितना वो खुद को समझती है, इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक कंपैरिजन इस जुमले में किया गया है, इसलिए यह है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब इसी के मुतालिक आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स द वर्ब इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, माफ कीजिएगा, समटाइम्स द वर्ब इन एन एडवर्ब ऑफ डिग्री इज अंडरस्टूड दैट इज नॉट प्रेजेंट, यानी कभी कभार जुमले में एडवर्ब ऑफ डिग्री का वर्ब जुमले में मौजूद नहीं होता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यू आर टॉलर देन आई, यानी तुम मुझसे लंबे हो। इन दिस एग्जाम्पल द वर्ब एम हैज बीन ओमिटेड, दिस इज परमिसिबल, यानी इस ऊपर दी गए जुमले में लफ्ज एम मौजूद नहीं है और ऐसा करना दुरुस्त है। अब अगला जुमला पढ़ते हैं। You are taller than I am, या फिर You are taller than me. This is the full version. तो इन आखिर की दो एग्जाम्पल्स के अंदर verb am या फिर subject me का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से ये दो जुमले पहले जुमले के मुकाबले में मुकम्मल कहलाए जाएंगे। तो यहाँ ये बताया गया है कि ये दी गई तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये दुरुस्त हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों अंदाज से एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं अगली किस्म के बारे में। यह है एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन। एन एडवर्ब ऑफ कंडीशन स्टेट्स द कंडीशन फॉर द मेन आइडिया टू कम इनटू इफेक्ट। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन की मदद से उस शर्त या वजह का पता चलता है कि जिसकी बुनियाद पर कोई भी अमल किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, या फिर जब तक ऐसा ना हुआ तो ऐसा नहीं होगा वगैरह। आगे पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ कंडीशन ऑफन स्टार्ट्स विद इफ और अनलेस। तो इसीलिए एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ या अनलेस जैसे अल्फाज से शुरू होता है। इफ यानी अगर और अनलेस यानी जब तक के। अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इफ यू प्रिफर वी कैन वेट अंटिल यू कम होम फ्रॉम वर्क, यानी अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा काम से वापस आने तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो इफ यू प्रिफर यानी अगर तुम चाहो, ये है एडवर्ब ऑफ कंडीशन जो कि इफ के लफ्ज से शुरू हो रहा है और इसके ज़रिए एक किस्म की शर्त का इजहार हो रहा है, यानी अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा इंतज़ार कर सकते हैं। अब अगली एग्जाम्पल को मिलकर पढ़ते हैं। इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम। तो इस जुमले में एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्या है? बिल्कुल ठीक, इफ़ आई स्टडी, यानी ये है शर्त इम्तिहान में पास होने की, क्योंकि इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि अगर मैं पढ़ूँगा तो मैं इम्तिहान को पास कर लूँगा। इन जुमलों में ये बात भी नोट करने की है कि यहाँ एडवर्ब ऑफ कंडीशन को जुमलों के शुरू में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इनके बाद कॉमा का निशान आ रहा है। अगर इन्हें जुमले के आखिरी हिस्से में इस्तेमाल किया जाए तो कॉमा के निशान की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर हम ये कहें पहले जुमले के मुताबिक, वी कैन वेट अंटिल यू कम होम फ्रॉम वर्क इफ़ यू प्रेफर, तो इस तरह से ये अपनी असल जगह पर इस्तेमाल होगा और इस जुमले में कॉमा की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से अगर दूसरे जुमले को इस तरह से कहा जाए, आई विल पास द एग्ज़ाम इफ़ आई स्टडी, तो इस दूसरे तरीके के मुताबिक एडवर्ब ऑफ कंडीशन को अपनी असल जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा और फिर उस जुमले में कॉमा की ज़रूरत नहीं होगी। एडवर्ब क्लॉज की अगली किस्म है एडवर्ब्स ऑफ कंसेशन। An adverb of concession offers a statement which contrasts with the main idea. यानी adverb of concession की मदद से दो दिए गए ideas का फ़र्क पता चलता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जुमले में पाए जाने वाले ख़ास अमल के बरअक्स
एडवर्ब ऑफ कंसेशन एक दूसरे अमल के मुतालिक बताता है। आगे पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ कंसेशन ऑफन स्टार्ट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी एडवर्ब ऑफ कंसेशन इन दिए गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो सकता है, जैसे कि दो, ऑल्दो, इवन दो, व्हाइल, व्हेयरएज और इवन इफ के अल्फाज हैं। अब हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। A loud voice cannot compete with a clear voice even if it's a whisper, यानी एक गरजदार आवाज़ कभी भी एक शफाफ आवाज़ का मुकाबला नहीं कर सकती, अगरचे वो एक सरगोशी ही क्यों ना हो। जब बहुत आहिस्तगी से बात की जाती है तो उसे सरगोशी कहते हैं। तो इस जुमले में नर्म और शफाफ आवाज़ का मुकाबला किया जा रहा है गरजदार आवाज़ से, और शफाफ और नर्म आवाज़ को गरजदार आवाज़ से बेहतर बताया गया है, यानी एक अमल दूसरे अमल के बिल्कुल बरअक्स है और हमें दोनों अवामिल की खुसूसियत के मुतालिक इस जुमले में बताया गया है। तो इस तरह से ये है एडवर्ब ऑफ कंसेशन। तो अब आप बताइए इस जुमले का कौन सा हिस्सा एडवर्ब ऑफ कंसेशन कहलाया जाएगा? बिल्कुल ठीक, यह है जुमले का आखिरी हिस्सा जो कि इवन के लफ्ज से शुरू हो रहा है, जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इवन इफ इट्स अ विस्पर है वो अल्फाज जो मिलकर एडवर्ब ऑफ कंसेशन बनाते हैं। एडवर्ब क्लॉज की आखिरी किस्म का नाम है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एन एडवर्ब ऑफ रीजन ऑफर्स अ रीजन फॉर द मेन आइडिया। तो एडवर्ब ऑफ रीजन की मदद से जुमले में पाए जाने वाले खास आइडिया या अमल की वजह का पता चलता है, क्योंकि रीजन का मतलब है वजह। आगे पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ रीजन ऑफन स्टार्ट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी एडवर्ब ऑफ रीजन इन दिए गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो सकता है, जैसे कि एज, बिकॉज, गिवन और सिंस के अल्फाज होते हैं, यानी जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं जैसे कि, क्योंकि, बशर्ते के या फिर जब से। अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर्स मेडन नेम, यानी मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है क्योंकि मुझे अपनी वालिदा का शादी से पहले का नाम नहीं पता। मेडन नेम कहते हैं किसी भी खातून का वो नाम जो कि उनका शादी से पहले होता है, जैसे कि नाम के साथ वालिद का नाम लगता है, जबकि शादी के बाद उनका नाम तब्दील हो सकता है और वो अपने नाम के साथ शौहर का नाम भी लगा सकती हैं। और बैंक अकाउंट खोलते वक्त आपसे आपकी वालिदा का शादी से पहले का नाम पूछा जाता है। तो इस जुमले में वजह बताई जा रही है कि किसी शख्स का बैंक अकाउंट क्यों नहीं है। इस जुमले में बिकॉज का लफ्ज़ क्या है? ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये इसके बाद में आने वाले अल्फाज के साथ मिलकर बनाता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो ये थी एडवर्ब क्लॉज की मुख्तलिफ इक़साम। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।